Hello everyone, my name is Akshay and welcome to our channel Diplomians। पिछली क्लास में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज स्टार्ट किए थे इकोनॉमिक्स में, जिसमें लीग ऑफ नेशन और फॉर्मेशन ऑफ यूएन हो गया था और यूएन के जो 6 प्रिंसिपल आर्गन्स है वो वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करना था और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थे जो समझ नहीं आते, G7 हुआ, G8 हुआ, G15 हुआ, G20 हुआ, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमें उसमें आगे चलना है, मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इकोसॉक, यूएनजीए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, आईडीबीए, ये सब कवर करना है। ओके, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो उस जब मैं वो डिस्कस कर रहा था यूएन का फॉर्मेशन, तभी हमने एक टर्म देखा था, एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना था, NATO, नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बोला था इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लाऊंगा क्योंकि इसको हमें डिटेल में समझना था। और इस लेक्चर में हम NATO नाटो को फुल डिटेल में, और मतलब इसकी हर एक मतलब पार्ट को, इसमें जैसे इसका फॉर्मेशन क्या हुआ है, इसके मतलब इसके फॉर्मेशन की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, इसके मतलब इसके बनने की वजह क्या थी असल में, और ये बनने के बाद काम कैसे करता है, और इसके अगर अब किसी को इसको मेंबर बनना होता है तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है मेंबर बनने के। ओके, तो ये सब और इसमें इस नाटो में अगर कोई ज्वाइन हो जाता है तो उसको फायदे क्या मिलते हैं, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई ज्वाइन होता है तो उसके फॉर्मेशन उसके उसको क्या फायदे मिलते हैं। और हाल ही में जो टेंशन चल रहा है यूक्रेन रसिया के बीच में, नाटो की वजह से, उसमें नाटो का क्या रोल है। ओके, तो ये सब चीज़ें समझेंगे लास्ट में। और इनफैक्ट मैं बता दूं, जब मैं पूरा नाटो ये ख़त्म करूँगा तो आप खुद ही ये अपनी तरफ से ही पता, मतलब अपने हिसाब से ही जज कर पाएंगे या डिसाइड कर मतलब ओपिनियन दे पाएंगे कि असल में नाटो कैसे इन्वॉल्व है यूक्रेन या रसिया में। ठीक है, आप खुद कमेंट करिएगा कि आपको क्या समझ आया, नाटो का रसिया से क्या लेना देना है या यूक्रेन से क्या लेना देना है। ओके, नाम ही से दिख रहा है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टार्ट करते हैं नाटो। ओके, फुल डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये लगभग हाफ एन आवर की क्लास होगी और यकीन मानिए 90% नाटो फुल कवर हो जाएगा। इससे बाहर शायद ही कुछ आए। ठीक है, नाटो के ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सिर्फ करंट कुछ अपडेट करना पड़े तो करना पड़े। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो नाम है ना नाटो, फुल फॉर्म देखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर जो नाम होते हैं उन्हीं में हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं समझने के। अगर ध्यान में देखा जाए इसका नाम नाटो है तो क्यों है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में पता चलता है। नॉर्थ अटलांटिक, दूसरा है एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, लेकिन कैसी संगठन है, ट्रीटी संगठन है, यानी संधि के दौरान, संधि के लिए बनाई गई है, मतलब संधि हुआ था उसके दौरान बनाई गई है। ठीक है, और ये किसने बनाया है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन वाले लोगों ने। नॉर्थ अटलांटिक, जो अटलांटिक ओशियन है उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उन्होंने एक साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। ओके, इसीलिए इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी नॉर्थ अटलांटिक के कंट्रीज के बीच ये संधि है। ठीक है, संधि की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस समय 30 मेंबर्स हैं, और जब ये बना था तब ये सिर्फ 12 मेंबर्स थे। ओके, तो हमने देख लिया ना नाटो का क्या मतलब है। नाटो कुछ भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ कंट्रीज का, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी कंट्रीज, नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज। मैप में अगर आप देखना चाहें, अगर मैं दिखाऊंगा तो उल्टा दिखेगा। मैं लास्ट में दिखा दूंगा ना कि अटलांटिक ओशन के इधर जो यूएसए है और इस साइड, इधर यूएसए और ऊपर ग्रीनलैंड, और इस साइड जो है हमारे यूरोपियन कंट्रीज है।
ये जितने आते हैं वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज और ये जो यूएसए है, ये सारे नॉर्थ अटलांटिक रीजन में आते हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। नाटो आखिर बना क्यों? ओके, चलिए। इन द आफ्टरनॉर्थ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, East and the West Europe found themselves separated by the ideological and the political division of the Cold War. अभी तो हम कोल्ड वॉर को पहले अच्छे से समझेंगे। ये लाइन क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे जो विनिंग कंट्रीज थे जिन्होंने जीता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, वो थे हमारे फ्रांस। ध्यान से सुनिएगा, चार मैं नाम जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो नाटो का जिनसे लेना देना मेनली है। फ्रांस, यूएसए, ठीक है, जापान की वजह से आया था जो ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर। तो फ्रांस, यूएसए और यूके, और इस साइड वेस्ट साइड में हो गया फ्रांस, मतलब यूरोप के वेस्ट साइड से हो गया फ्रांस, और नॉर्थ साइड में हो गया यूके, और इस साइड हो गया यूएसए। और जो ईस्ट साइड में पड़ा वो था यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूएसएसआर, जो कि उस समय 15 कंट्रीज का ग्रुप था। 15 कंट्रीज यूएसएसआर में आते थे। अभी के जो 15 कंट्रीज हैं जो अलग हो चुके हैं, उसी में रसिया भी एक था और बाकी 14 कंट्रीज, उनको यूएसएसआर बोलते थे। समझ आया? 15 कंट्रीज थे जिसमें एक रसिया था और बाकी 14 कंट्रीज थे, एक साथ बोलते थे उनको यूएसएसआर। और कौन था? ये रसिया थे, सॉरी यूएसए था, फ्रांस था, यूके था, और ये यूएसएसआर। यानी ये चार लोग थे जिन्होंने ये जो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था। और किसको हराया था? जर्मनी को। मेन जो मुद्दा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जर्मनी से। इन्होंने जर्मनी को जब जीता तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई, मतलब वर्सलीज में समझौता हुआ कि आ, आ, कि जर्मनी को कैसा पनिशमेंट दिया जाए इस वार का। तो इन्होंने बैठक किया। कौन सा बैठक किया? पोर्ट्स डैम कॉन्फ्रेंस, यानी 1945 में मीटिंग किया, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी के रीजन को ये अपने अपने चार पार्टों में बांटेंगे, चार भागों में अपने 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 पॉलिटिकल बाउंड्रीज में बांटेंगे। तो चार पार्ट में से एक पार्ट जो कि ईस्ट साइड वाला था, जर्मनी को बीच में से भाग आधा किया, और ईस्ट वाला पार्ट सोवियत यूनियन को दिया गया, और ऊपर वाला पार्ट यूके को, और एक बीच वाला पार्ट यूएसए को, और एक वाला पार्ट फ्रांस को दिया गया। ठीक है, यानी जर्मनी को चार टुकड़ों में बांटा गया। ऐसे बोल सकते हैं कि एक बांटा गया वेस्ट में, एक बांटा गया ईस्ट में। ईस्ट जर्मनी बन गया और एक वेस्ट जर्मनी बन गया। ठीक है, यानी दो जर्मनी बन गए, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ठीक है, तो ये वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को अलग किया था बर्लिन वॉल ने। बर्लिन वॉल बनाया गया था। ये बर्लिन जो कि इस कैपिटल है उससे पास होता है ये बाउंड्री, इसी वजह से इसको इसका नाम पड़ा बर्लिन वॉल। ठीक है, तो मतलब चार पार्टों में बांट दिया कंट्री को। अब बताते हैं कि इसने चार पार्टों में बांटा क्यों। हुआ ये, जब इन्होंने वर्ल्ड वार जीत लिया, तो जब वर्ल्ड वार तो इन्होंने साथ में लड़ा था, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो मेन पावर थी ना, ये दोनों मेन पावर्स थी। इन्होंने साथ में तो जीत लिया, साथ मिलके इनको हरा के जीत लिया। जब जीत गए तो इन्होंने खुद के बीच में कोल्ड वार शुरू कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? कोल्ड वार। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जल्दी से खत्म हो जाएगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, समझना। जब इन्होंने जो वार जीत लिया तो इनके बीच में अब कोल्ड वार का यहाँ पे मतलब क्या है? अब इनके बीच में ये आ गया अपने आप को आगे बढ़ाने का। रसिया मतलब यूएसएसआर सोचने लगा कि मैं आगे निकलूं, यूएसए सोचने लगा कि मैं आगे निकलूं, इसको पीछे करूं। मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के फिराक में लग गए ये दोनों, जो जो पावरफुल कंट्रीज थी। ओके, तो यूएसए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगा। मतलब कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, कई सारे नियम्स बनाए, रूल्स बनाए, थियरीज लाई, प्लान्स लाए, ठीक है, अपने देशों में। और ये यूएसएसआर ने भी ऐसा ही किया, कई सारे प्लान्स लाए, ऐसी प्लान्स लाए, मतलब
ऐसे प्लान्स लाते थे जो अपने देश के लिए वो हेल्पफुल हो और दूसरे देश को वो कम करे, मतलब दूसरे देश के पावर को, इकोनॉमी को कम करे। तो यही चीजें, यही नियम्स बनाने, कानून बनाने, या फिर अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य को कब्जा करना, यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बढ़ाना, ठीक है, ये सारे जो काम होते हैं बिना हथियार के, बिना हथियार का यूज किए किसी दूसरे का पॉलिटिकली कब्जा करना, दूसरे मतलब दूसरे राज्य को अपने में मिला लेना, ठीक है, या फिर दूसरे की इकोनॉमी को गिरा देना, अपनी इकोनॉमी को उठा लेना, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना, तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे से कंपटीशन करना, ये सब कोल्ड वार के अंडर आता है। इसको हम बोलते हैं कोल्ड वार, बिना वेपन्स का यूज किए वार, ठीक है, बिना वेपन्स का यूज किए एक दूसरे को आइडियोलॉजिकली या इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिफीट करना, हराने की कोशिश करना ही होता है कोल्ड वार। तो ये दोनों ट्राई करने मतलब करते रह रहे हैं कि मैं आगे निकलूं, मैं आगे निकलूं, और इस चक्कर में इनके आगे निकलने या इनके आगे निकलने में पिस रहे थे वो छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्री जो इनके अंडर आते थे, मतलब इनसे कम पावरफुल थे। तो यूएसए ने क्या किया, जो यूएसए वाला साइड था, वेस्ट वाला साइड था, उसने सोचा मतलब वेस्ट वाला साइड अलग था और ये ईस्ट वाला साइड इसके सोवियत यूनियन के साथ था। तो सोवियत यूनियन का एक कानून था ना कि मतलब सोवियत यूनियन क्या करना चाह रहा था, अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को बढ़ाना चाह रहा था, मतलब दूसरे देश को कब्जा करके अपने में मिलाना चाह रहा था। तो बाकी देश डर रहे थे कि वो अपने आप को मतलब सेपरेट मान रहे थे कि हमें अलग रहना चाहिए, अलग रहना पड़ेगा, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई हम पे हमला कर सकता है। तो इस डर से उन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज, उन्होंने अपने आप को ग्रुप बनाया और बोला कि हमारा ये ग्रुप है, अगर हम में से किसी एक पर भी हमला होता है, उन्होंने 12 लोगों का, 12 कंट्रीज का ग्रुप बनाया और बोला इन 12 कंट्रीज में से किसी एक भी कंट्रीज पर कोई हमला करता है तो इन 12 कंट्री पे हमला माना जाएगा, ठीक है। यानी एक कंट्री पे कोई अगर बम गिराया या कोई भी स्ट्राइक किया या फिर हमला किया, तो वो 12 देश जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उन पर हमला मारा जाएगा, और ये 12 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे जिसने इस देश पर हमला किया था। समझ आया? तो ये है नाटो, जो 12 देश का ग्रुप बना, इस लहजे से बना कि अपने आप को सुरक्षा प्रदान किया जा सके, पॉलिटिकली बाउंड्री प्रोवाइड किया जा सके और डिफेंस दे सके बाहरी चीजों के आक्रमण से। नाटो का फॉर्मेशन हुआ। क्यों नाटो का फॉर्मेशन हुआ समझ आया? यूएसए यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने सोचा अगर इसका मैं फॉर्मेशन कर दूंगा तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने से डरेगा या करने से पहले बहुत सोचेगा और हम सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकली सेफ रहेंगे तो हम अपने आप को और डेवलप कर पाएंगे। ये भी कोल्ड वार का ही हिस्सा था नाटो, कि अगर हम पॉलिटिकली सेफ रहेंगे तो अभी हम इंटरनली ग्रो कर पाएंगे, अगर हमें बाहर से डर रहेगा तो हम इंटरनली जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नाटो बनाया था उसने, उन्होंने नाटो बनाया। और ये कोल्ड वार का ही एक पार्ट था कि नाटो बनाया गया, और साथ ही में और भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, जैसे कि मार्शल प्लान एक नाम आता है, मार्शल प्लान आता है, ये बनाया गया, ठीक है। मार्शल प्लान और नाटो दोनों को वॉलनट कहा जाता है, दोनों एक दूसरे के हिस्से हैं। वो नाटो क्या करता था, बाहर के लोगों से सुरक्षा प्रदान करता था, जबकि मार्शल प्लान था जो था, उसका एम था मार्शल प्लान, वो क्या कर वो किस लिए बनाया, मार्शल प्लान जो है, मार्शल नाम के फॉरेन मिनिस्टर थे यूएस के, उन्होंने बनाया था किस लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये सब कोल्ड वार के ही पार्ट थे। समझ आया? नाटो हुआ, मार्शल प्लान हुआ, ये सब कोल्ड वार का ही पार्ट था, मतलब एक हिस्सा था। कोल्ड वार का क्या मतलब है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स थे, उनमें से नाटो एक था। क्यों ये एक स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्यों? क्योंकि अगर नाटो बन गया तो बाहर की लोगों को आक्रमण करने से ये बचाएगा। ये अगर बाहर के लोगों से आक्रमण करने से हमें बचाएगा तो हमारा एक्सटर्नली कोई दबाव नहीं रहेगा और हम इंटरनली ग्रो कर पाएंगे। तो समझ आया? अपने आप को ग्रो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, अपने आप को सेफ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो ये तो बनाया वेस्ट वाले लोग।
जो जर्मनी के वेस्ट साइड में थे। जो जर्मनी के ईस्ट साइड था वो था सोवियत यूनियन। तो उसने भी तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया होगा। तो उसने भी स्पेस में स्पुतनिक वन, अपना नाम सुना होगा, 1957 के टाइम भेजा था। तो स्पेस में मतलब स्पेस में तरक्की किया या अपने आप को अग्रो कराया। और साथ ही में उसने भी, जब ये नाटो बना तो उसने भी सोचा कि हमें भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनानी चाहिए। ऐसी ही एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज उन्होंने भी बनाया इसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए। कि मान लीजिए जैसे हमारे कंट्रीज पे भी कोई अगर हमला करता है किसी एक पर भी, तो हम भी सेफ रखने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाए। तो उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का क्या नाम है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नाटो सिर्फ अकेला नहीं है। नाटो जैसे एक और ग्रुप था जो कि सोवियत यूनियन ने बनाया। नाटो किसने बनाया? वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया। वेस्ट जर्मनी ने बनाया। जर्मनी पार्ट ने बनाया। समझ आया नाटो आखिर में क्या था? नाटो सिर्फ अकेला नहीं है, ये भी कोल्ड वॉर का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इनफैक्ट ये बहुत स्पेशल पार्ट है, इसलिए इसको हम एक अलग तरीके से देखते हैं। कोल्ड वॉर में बहुत सी चीजें हुई थी ना। कोल्ड वॉर में बर्लिन वॉल गिरा था, वो भी एक पार्ट था कोल्ड वॉर का। पोर्ट्स डैम कॉन्फ्रेंस आया था, वो भी कोल्ड वॉर का ही पार्ट था। नाटो एक स्पेशल पार्ट बन गया, अ, क्योंकि इसका रोल बहुत अच्छा मतलब इसने रोल बहुत अच्छा प्ले किया। इस वजह से इसको हम एक अलग नजरिए से देखते हैं। अदरवाइज ये कोल्ड वॉर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कोल्ड वॉर अगर समझ आ गया है तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोल्ड वॉर कुछ भी नहीं है, ये एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लिए गए स्टेप्स हैं बिना वेपन्स का यूज किए अपने को ग्रो कराना और दूसरे को हराना। जैसे कैसे? इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाना, या फिर अपने आप को सेफ बनाना, डिफेंस में सेफ बनाना। ये सब कोल्ड वॉर का ही पार्ट था। तो ईस्टर्न यूरोप क्या किधर आता था? सोवियत यूनियन के अंडर आया था, मैंने बता दिया। और 1949 में 12 कंट्रीज मिले। 12 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नाटो। और वो क्यों बनाया? क्योंकि उनको डर था कि सोवियत यूनियन इन देशों को कैप्चर कर सकता है, और इससे बचने के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो हिस्ट्री समझ आया क्यों बनाया? आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगर फिर से समझना है तो एक बार वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। अदरवाइज आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं लास्ट में भी एक बार रिवाइज कर दूंगा। ओके, चलिए। तो मैंने बताया दो पार्ट बना था ना, नाटो वेस्ट ब्लॉक और जो ईस्ट ब्लॉक बना। वेस्ट ब्लॉक का मतलब क्या है? जर्मनी के वेस्ट वाला पार्ट। ईस्ट ब्लॉक का मतलब जर्मनी का ईस्ट वाला पार्ट। वो किसका था? सोवियत यूनियन का। उसका नाम कुछ और था। ठीक है, नाटो क्या था? वेस्ट ब्लॉक वाला पार्ट था। वेस्ट ब्लॉक का क्या मतलब है? जर्मनी के वेस्ट में जितने भी कंट्रीज थे उनका ग्रुप। जितने भी नहीं, मतलब वो कंट्रीज जो अपने आप को अनसेफ मानते थे और ग्रुप बना लिया था अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे पे कोई हमला करेगा तो हम, ये हमला हमारे पे नहीं, हम सब पे हमला माना जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमने जो कोल्ड वॉर पढ़ा था एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं वापस। मैंने कोल्ड वॉर एक्सप्लेन कर दिया, बस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। नीदर द It was called the Cold War because neither the Soviet Union nor the United States officially declared war on each other। ये कोई वार नहीं था, मतलब एक्चुअली में कोई वार नहीं था, मतलब वेपन से डिस्कियों वाला कोई वार नहीं था। जबकि ये दोनों साइड से स्ट्रगल था, मेहनत थी। एक दूसरे को एक दूसरे की अपने आप एक दूसरे की इकोनॉमी को कम करना, या अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को वर्ल्ड वाइड बढ़ाना। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब अपने बाउंड्री को बढ़ाना। ठीक है, बिना वेपन्स का यूज किए। तो इसी की कोल्ड वार में मतलब ये सब पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अपने स्ट्रांग बनाने के लिए कौन कौन से कदम लिए गए? जैसे पोर्ट्स डैम कॉन्फ्रेंस हुआ, नाटो का फॉर्मेशन किया गया, एक ट्रूमेंस डॉक्ट्राइन आया। ट्रूमेंस कौन थे? यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक अपना ट्रूमेंस डॉक्ट्राइन लाया, मतलब एक थियरी लाया, प्लान लाया कि कैसे हम इकोनॉमी को अपने और स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बर्लिन ब्लॉकेट बनाया गया। मतलब क्या, क्यों बर्लिन ब्लॉकेट बनाया गया? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। साथ ही में जब ये डिवाइड कर देंगे तो इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। मान लीजिए ये पहले जर्मनी तो सब मिक्स था ना, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी। ईस्ट था सोवियत के पास, वेस्ट था यूएसए के पास, फ्रांस के पास और यूके के पास।
तो एक बात बताइए, दोनों तो मिक्स था, दोनों को अलग करने के लिए एक लाइन बनाया गया ताकि इधर वालों का अच्छे से देखभाल किया जा सके, इधर वाले को सोवियत वाले देखें, इधर वाले का यूएसए वाले देखें। समझ आया? तो ये भी एक पार्ट था कोल्ड वार का ही। स्पेस रेस चला, मतलब स्पेस में कंपटीशन कि स्पेस में कौन ज्यादा, मतलब स्पेस का क्या मतलब है, स्पेस में रॉकेट भेजना, इन सब चीजों में भी तरक्की करना, ये सब कोल्ड वॉर का ही पार्ट था। वेपन रेस, हथियारों का लेन देन या हथियारों का निर्माण, ये सब बनाना कोल्ड वॉर का ही पार्ट था। ठीक है, तो अभी मैंने बताया वेस्ट में तो नाटो बना था, ईस्ट में बना था वर्सा पक्ट। वर्सा पक्ट ईस्ट ब्लॉक किसने बनाया था? जैसे नाटो है वैसे ही वर्सा पक्ट है, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, जैसे नाटो है वैसे ही वर्सा पक्ट है। फर्क दोनों में ये है कि नाटो बनाया गया वेस्ट वालों के द्वारा और वर्सा पक्ट बनाया गया ईस्ट वालों के द्वारा, जिसे हम सोवियत यूनियन बोलते हैं ना। सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज का ग्रुप था, 15 कंट्रीज का ग्रुप था, उसके द्वारा बनाया गया ये ग्रुप था वर्सा पक्ट। ठीक है, 15 कंट्री कौन थे वो आगे देखेंगे। ईस्ट ब्लॉक बनाया गया और उनके नाटो नाटो जो था वो वेस्ट ब्लॉक था। ठीक है, तो अब नाटो देखते हैं आराम से। कोल्ड वार समझ आ गया? ठीक है, हम नाटो को देखते हैं पहले। ऑलराइट 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 ऑलराइट, यस। चलिए, अभी मैं नाटो वैसे सब बता चुका हूँ, बस पढ़ के एक बार दिखा देते हैं। बिटवीन 1947 एंड 1952 द मार्शल प्लान प्रोवाइडेड, अभी जितना पढ़ा है वही बता रहा हूँ, तो ध्यान से एक बार इंग्लिश में भी आप सुन सकते हैं, मैं हिंदी फिर से बता दूंगा। तो वही कहा हूँ, एक बार मैंने वैसे बता दिया, अब एक बार अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता तो यही लिखता वापस, और आपको वापस से एक्सप्लेन करता, तो वही फिर ये लिखा लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार मैंने ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ओवरऑल एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को सुन सकते हैं मैंने क्या पूरा एक्सप्लेन किया, वही चीज़ लिखा हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं। Between 1947 and 1952, the Marshall Plan provided the means of stabilizing Western European economies. NATO's role as a political and the military alliance as was to provide for collective defense against any form of aggression and to maintain a secure environment for the development of the democracy and economic growth. 1947 और 1952 के बीच में मार्शल प्लान अभी बताया ना। कोल्ड वार के टाइम बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्लान्स आए, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, कुछ कॉन्फ्रेंस किए गए, मीटिंग किए गए कि कैसे अपने देश को तरक्की किया जाए। उसी में से एक था मार्शल प्लान, उसी में से एक था नाटो, नाटो का फॉर्मेशन। तो मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान एक देश को इकोनॉमिकली कैसे पावरफुल बनाया जाए, इकोनॉमिकली कैसे पावरफुल बनाया जाए, इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए, वो था मार्शल प्लान, जो कि फॉरेन मिनिस्टर यूएस के फॉरेन मिनिस्टर ने लाया था, बनाया था मार्शल प्लान। किसके द्वारा? इस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हैं, तब आपको ज्यादा माइंड में अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर देगा। मुझे मैप पहले दिखा देना चाहिए था आपको, ठीक है, वो ऐसा लगा तो मैं लास्ट में चला गया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन वाले देश कौन कौन से हैं। वापस हम इसी पे आएंगे, नाटो को फिर से रिवाइज करेंगे। एक बार मैप देख लीजिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर होगा, यस, राइट, यस। ये मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, ओके। तो ये जो ग्रीन कलर से जितना दिख रहा है, यूएसए है, कनाडा है, अलास्का है, ठीक है। और इधर जो ये कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, छोटे 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 जो देख रहे हैं, इटली है, फ्रांस है, यार क्यों हैंग कर रहा है, स्पेन है। तो ये सारे जो कंट्रीज है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सारे कंट्रीज जो जर्मनी के इस साइड वाले हैं, जर्मनी के जो इस साइड, असल बात है मेरा हाथ तो दिख ही नहीं रहा, जर्मनी के जो इस साइड वाले हैं, ठीक है, ग्रीन वाला साइड, पता नहीं उसमें कैसे वो आ रहा होगा, मैं ग्रीन साइड की बात कर रहा हूँ। जो ग्रीन साइड वाला है, ये थे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। और जो ये रेड वाला, सॉरी ऑरेंज वाला जो दिख रहा है, ये थे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, बोल सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन था। जो 15 कंट्रीज बता रहा हूँ वही था ये, इसी में रसिया था, इसी में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, पोलैंड और यूक्रेन, ये सब जो अलग हो गए यहाँ पर, ये सब इसी के पार्ट थे, ठीक है। उस समय सोवियत यूनियन सब एक ही साथ थे, अब जाके अलग हुआ है, रसिया और बाकी 14 कंट्रीज अलग अलग हुए हैं। सभी कंट्रीज का भी नाम दिखा दूंगा। तो समझ आया, ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं और ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं।
तो नाटो किसने बनाया? ग्रीन वालों ने। इस ग्रीन वालों ने नाटो का फॉर्मेशन किया है। समझ आया? तो इन्होंने अपने आप को दो पार्टों में डिवाइड कर लिया, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए मार्शल प्लान लाया, साथ ही में नाटो का फॉर्मेशन किया। इसीलिए मार्शल प्लान और नाटो दोनों को वॉलनट कहा जाता है। कहा था यूएस के प्रेसिडेंट ने। वॉलनट क्या मतलब कि अगर मार्शल प्लान आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नाटो जरूरी है। अगर नाटो है तो मार्शल प्लान का अगर नाटो है भी तो मार्शल प्लान भी जरूरी है। क्या मतलब? मान लीजिए मार्शल प्लान है, इकोनॉमिकली कैसे अपने देश को स्ट्रांग बनाया जाए। अच्छा, मैं देश को स्ट्रांग इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहा हूँ, तभी कोई बाहर से आके आक्रमण कर दिया, हमारे देश को कब्जा कर लिया, तो क्या फायदा हुआ मार्शल प्लान का? तब नाटो ने मान लीजिए किसी देश ने हमला करने आया तो नाटो ने हेल्प कर दिया, मतलब 12 देशों ने मिलकर उस देश पे हमला कर दिया और उसको पीछे कर दिया। तो यानी नाटो ने काम किया, किस चीज का काम किया? डिफेंस का काम किया। और मार्शल प्लान ने किस काम क्या काम किया? इकोनॉमिकली अंदर से कैसे डेवलप किया जाए उस पे काम किया। तो दोनों ने मिल के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, नाटो और मार्शल प्लान ने। इसीलिए इसको वॉलनट कहा जाता है। वॉलनट कहा था यूएस प्रेसिडेंट ने। ट्रूमैन्स नाम है उस समय जो थे 1949 में। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देख लिया ना कौन से पार्ट होते हैं नाटो के? ये ग्रीन वाला हम कहाँ पे थे? कौन से पार्ट पे? वर्षा पार्ट कोल्ड वार हो गया था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ऑलराइट, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमारा एंड है। हिस्ट्री हो गया, क्यों बना, वेस्टर्न ब्लॉक में कौन कौन सी मार्शल प्लान आया। अदर वर्ड में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ने कहा था, हैरी एस ट्रूमैन ट्रूमैन ने कहा था कि ये टू हाफ ऑफ द सेम वॉलनट है, नाटो और मार्शल प्लान। ओके, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं मेंबर कौन थे नाटो के उस टाइम 1949 में। 12 कंट्रीज थे। बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड थे, इटली थे, लग्जमबर्ग था, नेदरलैंड था, नॉर्वे था, पोर्चुगल था, यूनाइटेड किंगडम यूके था और यूएस था। यूएस जो कि मेन पावर हब था, इसलिए इसी के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। तो मैं जब भी यूएस बोल रहा हूँ मतलब ये सारे कंट्रीज, ठीक है। कमिटेड देमसेल्फ टू कम टू, तो उन्होंने क्या किया, एक साथ आने की एक मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसका नाम है नाटो। समझ आया नाटो? नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोल्ड वार, वही कोल्ड वार में एक नाटो का रोल क्या था? यही सोवियत यूनियन से बचाना। ओके, सोवियत यूनियन के किसी भी तरह से सोवियत यूनियन ही तो एक बड़ा खतरा था ना इन सब के लिए, तो उससे बचाना नाटो का मेन मकसद था। फिर 1990 में ये कब बना था? कब था? 1949 में। और 1990 में 1990 में क्या देखा गया? सोवियत यूनियन टूट गया। सोवियत यूनियन का टूट गया मतलब वो 15 कंट्रीज में बट गया। तो माना गया कि अब ये 15 कंट्रीज में बट गया है तो अब ज़्यादा ये ताकतवर रहा नहीं, ज़्यादा ताकतवर रहा नहीं। और उसके जो कंट्रीज थे मैंने अभी बताया ना, परसा पक्त, वो भी, सॉरी, वर्षा पक्त, वो भी मतलब बिखर गया। तो माना गया कि अब नाटो की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब कोई खतरा तो है नहीं, एक्सटर्नली हमें खतरा नहीं है। तो देखा गया कि नहीं, अब तो कोई नाटो की ज़रूरत नहीं है। तो नाटो की तब थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई, 1990s में जाके थोड़ी वैल्यू नाटो की कम हो गई। लेकिन बाद में देखा गया कि भले ही सोवियत यूनियन तो टूट गया था और हमने ये सोच लिया था कि अब शांति बनी रहेगी, अब तो कोई हमला करने, मतलब कोई हम पे हमला करके या कैप्चर करने की कोशिश करने वाला है नहीं, तो नाटो की उतना कोई बड़ा प्ले रोल करने की जरूरत है नहीं। लेकिन देखा गया सोवियत यूनियन तो नहीं था। असल बात में क्या हुआ, अब सारे देश वो थे, आजाद थे, और अंदर इंटरनली सिविल वार छिड़ा। मतलब सिविल वार का क्या मतलब? अंदर से विद्रोह होने लगे। जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होने लगती है, वैसे ही एथनिक ग्रुप्स जो थे, चर्च में क्रिश्चियन हुए, इन सब में फाइट होने लगा। इसको कंट्रोल करने के लिए नाटो की फिर से जरूरत पड़ी, इसीलिए नाटो को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। Okay. Soon become the apparent that although the end of the Cold War might have removed the direct military threat, कोल्ड वार के खत्म होते, कोल्ड वार के खत्म होने का मतलब जब ये कंपटीशन खत्म हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया, तो कंपटीशन एकदम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मतलब कोल्ड वार खत्म हो गया। कोल्ड वार एक कंपटीशन ही तो था। कोल्ड वार खत्म हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया, तो नाटो की एग्जिस्टेंस लगभग खत्म ही हो गई थी।
ठीक है, तो क्योंकि नाटो क्या था, किसी मिलिट्री थ्रेट से बचाने के लिए था। अब जब कोई मिलिट्री थ्रेट रहा नहीं तो नाटो की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब देखा गया कि नंबर ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, अब क्षेत्र के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, विवाद शुरू हो गए थे, जैसे कि एथनिक और रिलीजियस टेंशन, धार्मिक टेंशन ब्रोक आउट इन द फॉर्मर युगोस्लाविया में और कुछ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन में, जो कि हमें खतरा महसूस हुआ फैलने का। ये जो टेंशन था, ये फैलने का खतरा महसूस हुआ उस समय। तो नाटो ने क्या किया, नाटो कंट्रीज ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये अभी भी डिफेंस में मदद करेंगे, चाहे वो इंटरनली हो, चाहे एक्सटर्नली हो, चाहे कोई मिलिट्री थ्रेट हो या रीजनल थ्रेट हो। नाटो हर चीज में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा, इसलिए नाटो की एग्जिस्टेंस अभी तक बनी हुई है। मैंने क्या कहा था, नाटो बना था मिलिट्री थ्रेट से बचाने के लिए, बाहरी कोई आक्रमण करता है उससे बचाने के लिए। बाद में 1990s में जब बाहरी आक्रमण करने वाला कोई ज्यादा कुछ बचा नहीं, सोवियत यूनियन ही तो था एक थ्रेट, ज्यादा बड़ा खतरा, वो भी टूट गया तो उसको अब कमजोर मानने लगे। लेकिन देखा गया कि भले वो टूट गया, अंदर मामले खराब होने लगे, अंदर ही अंदर झगड़े शुरू हो गए। उसको भी अब कौन संभालने की कोशिश कर, किसकी जरूरत पड़ गई, नाटो की जरूरत पड़ गई, इसलिए नाटो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। कोल्ड वॉर तो पढ़ा चुका हूँ। नाटो समझ आ गया ना, फॉर्मेशन किस लिए फॉर्मेशन किया गया, इस ये करता क्या है, ठीक है। तो आई थिंक नाटो का फॉर्मेशन और इसका वर्क तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ओवरऑल बता दूं नाटो वर्क कैसे काम करता है। तो एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, और वोटिंग डिसाइड अलग तरीके से होती है। इस मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता डिसाइड कोई भी डिसीजन लेने में इसमें, ठीक है। नाटो की तरह वर्सो पक्ट जो कि सोवियत यूनियन ने बनाया, नाटो बनाया यूएसए वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने, वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले पार्ट ने बनाया वर्सो पक्ट, ये नाटो के जैसा ही था। पढ़ते हैं कलेक्टिवली डिफेंस ट्रीटी, ये भी एक डिफेंस ट्रीटी थी जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाई गई और कुछ सोवियत सैटेलाइट स्टेट के द्वारा बनाएगी, छोटे छोटे स्टेट के द्वारा, जैसे कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप हुआ। कौन कौन थे, अल्बानिया था, बल्गारिया था, चेकोस्लोवाकिया था, ईस्ट जर्मनी थी, हंगरी थी, ईस्ट जर्मनी पता है ना, ईस्ट पार्ट ऑफ द जर्मनी, हंगरी थी, पोलैंड था, रोमानिया था। ये सब क्या थे, इन्होंने भी मिलकर एक ग्रुप बनाया, जबकि 1968 में अल्बानिया ने विड्रू कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया इस ग्रुप से। फॉर्मली नोन एज द ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप, इसको जाना गया कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। सोवियत यूनियन, देखिए एक बार मुझे लगता है वापस आपको वहां ले जाना पड़ेगा मुझे, उस इस चीज को समझाने के लिए एक बार फिर से चलते हैं पीछे। बस 10 मिनट और ये हमारा खत्म हो जाएगा पार्ट। देखिए ध्यान से, ये हमारे जो रेड वाला पार्ट है, ये हमारा क्या था, सोवियत यूनियन था। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके। ये जो हमारा रेड वाला पार्ट दिख रहा है, सॉरी ऑरेंज वाला पार्ट है, ये सोवियत यूनियन था पूरा। और ये जर्मनी के जो पार्ट थे, यार ये हैंग कर रहा है माउस, जर्मनी का जो पार्ट था, ये जो जर्मनी वाला पार्ट था, और ये जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, ये सोवियत यूनियन का तो उस समय पार्ट नहीं था, मतलब सोवियत यूनियन से अलग ही था। तो जो सोवियत यूनियन ने क्या बोला, ये जो पार्ट थे, सोवियत यूनियन ने क्या बोला कि तुम भाई एक ग्रुप बना लो हम लोग के साथ, क्योंकि अगर तुमको डेवलप होना है तो हम पावरफुल है, हमारे साथ ग्रुप बना लो, हमारे साथ ग्रुप बना लो, हम तुमको हर चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी, अगर तुम्हारे ऊपर कोई देश हमला करता है तो हम उसको जवाब देंगे। जैसे नाटो का कोई देश तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो हम तुमको हेल्प करेंगे, तो तुमको इकोनॉमिकली भी हेल्प करेंगे, और तुमको ऐसे मिलिट्री थ्रेट से भी बचाने में हेल्प करेंगे, ताकि जिससे तुम डेवलप कर सको। हर तरह की हम असिस्टेंस तुमको प्रोवाइड करेंगे, चाहे साइंटिफिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, ऐसा सोवियत यूनियन ने बनाया। इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कहते हैं। आप समझ आया, यानी वो कंट्री जो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं थी, यानी ईस्टर्न जर्मनी का पार्ट थी, इस साइड थी, इन उनको भी सोवियत यूनियन ने एक ग्रुप बनाया, जैसे कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में नाटो ने एक ग्रुप बनाया। समझ आया, यानी ये सब कोल्ड वॉर का पार्ट था, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए इकोनॉमिकली। ओके,
और पॉलिटिकली। तो वर्सा पक्त यही था, नाटो की तरह ये ग्रुप था। तो साथ ही में हमारा वर्सा पक्त भी हो गया। कहाँ थे यार? यस, ठीक है, ऑलराइट, बस 6 से 7 मिनट सब्र कर लीजिए। ऑलराइट, टेम टेम टेम, वर्षा पक्त ब्लॉक बता दिया ये बता दिया ना। वर्षा पक्त इम्बोडाइड व्हाट वाज रेफर टू एज अ ईस्टर्न ब्लॉक। वर्षा पक्त ईस्टर्न ब्लॉक से रिफर करता है और नाटो वेस्टर्न ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। नाटो और आइडियोलॉजिकली ये इन दोनों को एक दूसरे के अपोज माना जाता है, क्योंकि नाटो क्या है, वेस्टर्न साइड का है, वर्षा पक्त इसका सोवियत यूनियन का है। ठीक है, ये सब कोल्ड वार के ही रेस थी, कोल्ड वार का ही एक प्रतिस्पर्धा के पार्ट थे। मतलब एक दूसरे से आगे निकलने के एक वो थे, ऑर्गेनाइजेशन थे। ये जो वर्सा पक्त डिक्लेयर था ये खत्म कर दिया गया 1991 में, जब सोवियत यूनियन क्या हुआ, रसिया में और 14 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। अच्छा, इसके रीजन क्या थे, मतलब क्यों रसिया को डिवाइड होना पड़ा, वर्सा पक्त को खत्म होने पड़ा? ये गर्बाचेव्स पॉलिसी, इन्होंने एक पॉलिसी दिया ओपननेस और स्ट्रक्चरिंग का। ठीक है, इसी की वजह से बहुत विद्रोह फैल गया, जिसकी वजह से इनको भुगतना पड़ा। मतलब कई भागों में बंटना पड़ा, टूटना पड़ा, मतलब अंदर ही विद्रोह फैल चुका था। बर्लिन वॉल को और ये पहला रीजन था कब, जिससे हमारा क्या हुआ, कोल्ड वार खत्म हुआ। कोल्ड वार का मतलब कंपटीशन खत्म हुआ, ये पहला रीजन था। और कोल्ड वार कंपटीशन खत्म हुआ, ऑलराइट। मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था ना, ओपननेस, रिस्ट्रक्चरिंग और टुगेदर विद द इनिशिएटिव ओपन द वे फॉर द पॉपुलर अपराइजिंग। अपराइजिंग मतलब रिवोल्ट। ठीक है, विद्रोह। इस थियरी के अकॉर्डिंग ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी थी किसकी, गॉर्बाचेव्स की, जिसकी वजह से आंतरिक विद्रोह फैल गए और वर्सा पक्त को डिसॉल्व होना पड़ा, कंट्रीज को अलग होना पड़ा सोवियत यूनियन से। वर्सा पक्त में कंट्रीज तो थी सात, उनको अलग होना पड़ा। साथ ही में सोवियत यूनियन को भी टूटना पड़ा। और जब और जो कोल्ड वार का एंड कैसे माना जाता है कि बर्लिन वॉल जो बना हुआ था उसको तोड़ना पड़ा, मतलब उसको गिराया गया 1989 में ना। और ये मैंने बताया ना, वर्सा पक्त में जो थे, हम पोलैंड था, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था, ये चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ईस्ट जर्मनी था, रोमानिया था, बल्गेरिया था, ये सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ऑलराइट, वर्सा पक्त फिर उसके बाद क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। सोवियत यूनियन 1999 में टूट गया। वर्सा पक्त है, ये ध्यान से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये नाटो कंट्रीज है, जो ये जो ग्रीन बोल रहा हूँ, ब्लू कलर से जो दिख रही है नाटो कंट्रीज है। और जो हैच फॉर्मर है, ये वर्सा पक्त के कंट्री जो ज्वाइन किए थे कोल्ड वार के बाद, नाटो में ज्वाइन किए हुए कंट्रीज। ठीक है, कोल्ड वार के बाद नाटो में ज्वाइन किए हुए कंट्रीज है, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी। ओके, और वर्सा पक्त के दौरान जो कंट्रीज थे, ये जो रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, जितने सोवियत यूनियन वाला पार्ट हुआ। और ये जो पहले रेड से था, ये पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये सब पहले क्या थी। देखो ध्यान से देखा जाए, ये कर्सर के बाद ये वेस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी है, ये दोनों पार्ट थे जर्मनी के, है ना। तो ये वाला ईस्ट जर्मनी किसका पार्ट हो गया था, सोवियत यूनियन का। शायद अब समझ आ गया होगा अगर ध्यान से देखा जाए तो। देखिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर ध्यान से देख लीजिए, इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरा कर्सर ध्यान से देखिए, ये जो कर्सर मेरा जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है, ये है बर्लिन वॉल, जो ईस्ट जर्मनी को और ये वेस्ट जर्मनी को अलग कर रही है। ओके, ईस्ट जर्मनी को और वेस्ट जर्मनी को अलग कर रही है, ये ईस्ट जर्मनी और ये वेस्ट जर्मनी को अलग कर रही है। और ये चला गया सोवियत यूनियन के पार्ट में। तो ये जो सारे कंट्रीज थे, फ्रांस था, लग्जमबर्ग था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था, यूके था, डेनमार्क था, नॉर्वे था, स्पेन है, पोर्चुगल है, इटली है, ये सब क्या है नाटो के मेंबर्स थे। और ये ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, सोवियत यूनियन, ये किसके पार्ट थे, अल्बानिया किसके पार्ट थे, वर्सा पक्त के पार्ट थे। ऑलराइट, ये बर्लिन वॉल है, अभी मैंने दिखा दिया था, इसी को जूम करके दिखाया था ना। ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो था
वेस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी है। ठीक है, वेस्ट जर्मनी में फ्रेंच को दिया गया पार्ट, इंग्लिश को दिया, यूके को दिया गया पार्ट, और ये यूएस को दिया गया पार्ट था। ठीक है, ये बर्लिन वाला इस फोटो में दिख रहा है, या इसमें भी अच्छे से देख सकते हैं। येलो वाला पार्ट था वेस्ट वाला पार्ट, और ये ईस्ट वाला पार्ट रेड वाला। नाटो कंटिन्यूड है क्या अभी? हिस्ट्री ऑफ द बर्लिन वॉल ये मैं बता चुका ना, नहीं बताया? वही वर्ल्ड वार के बाद बर्लिन वॉल बनाया गया कब? जब पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुआ कि मैंने बता दिया एक्चुअली, मैं अगर शुरुआत का लेक्चर देखेंगे तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे वो सब बताना पड़ेगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस किस लिए हुआ? कोल्ड वार के टाइम, मतलब ये देखा गया मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना है तो एक वॉल बनाना, मतलब एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। हम इस बाउंड्री के अंदर ही अपना काम करेंगे और उस बाउंड्री के अंदर वो लोग अपना काम करें। क्या मतलब है? बाउंड्री के इस तरफ वेस्ट वाले अपना देश को तरक्की करें और उस तरफ ईस्ट वाले अपने देश का तरक्की करें, इसलिए बर्लिन वॉल बनाया गया। ठीक है, और ये डिसीजन कब हुआ ये देश बांटने का, कि ये पार्ट तुम रख लो, ये पार्ट तुम रख लो, जर्मनी का ये पार्ट है, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में। ओके, कौन से? पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज में डिवाइड हुआ था, वो देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी। सोवियत यूनियन के रसिया 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 और बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सारे कंट्रीज क्या थी? सोवियत यूनियन के पार्ट थे, यानी यूएसएसआर के पार्ट थी। बाद में टूट गई रसिया और ये बाकी 14 कंट्रीज में। ठीक है, हाँ, नाटो कैसे काम करता है? मैंने बताया ना, बहुत स्लो, मतलब स्लो काम नहीं करता, बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता कोई भी। हाँ, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो काउंसिल के द्वारा लिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। अदरवाइज वैसे ही कोई नॉर्मल डिसीजन लेना हो तो बस डायरेक्टली मेंबर्स ले लेते हैं डिसीजन। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हैं, देयर इज नो सिस्टम ऑफ वोटिंग एंड ऑल डिसीजन हैव टू बी अनएनिमस। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है कब? जब कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन डिसीजन लेना होता है तब काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है। काउंसिल समझ सकते हैं, पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कई सारे मेंबर्स आते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं नाटो में। ओके, हाँ, नाटो के कौन से मेंबर हैं? ये 49 में जो 12 मेंबर थे, बाद में ग्रीस ज्वाइन किया, टर्की ज्वाइन किया, जर्मनी ज्वाइन किया, स्पेन ज्वाइन किया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड। मैंने बताया ना, ये सब चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, ये सब किसके पार्ट थे? वर्सा पक्ट ईस्ट के पार्ट थे। लेकिन बाद में उन्होंने, जब ये डिसॉल्व हो गए, 1991 में, अभी आप थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए, मैंने अभी बताया था कि ये डिसॉल्व हो गए थे। ओपननेस और रीस्ट्रक्चरिंग जो पॉलिसी थी उसके दौरान, उसकी वजह से रिवॉल्ट शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ये लोग अलग हो गए। ये बुल्गारिया हुआ, ये भी इस्टोनिया हुआ, लातविया हुआ, ये सब किसके पार्ट थे? सोवियत यूनियन में थे सब। सोवियत यूनियन में मतलब क्या? उनके साथ थे सब, ईस्ट वाले पार्ट में थे। बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया नाटो को। ठीक है, ये सारे नाम पढ़ सकते हैं, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, क्रोएटिया, मोंटेनार्गो एंड मसेडोनिया। आप चाहें तो अम, इसका कोई वो बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, याद करने के तरीके। यहाँ पे नाटो का दिखा है, ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू NATO is an organization that aims to guarantee the freedom and security of its members through political and military means. It has 30 members so far as follows. All right. नाटो मेंबरशिप कैसे मिलती है? सिंपल है। मेंबर होने के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, प्रोग्रेस हो रहा हो इकोनॉमी में। तीसरा, गुड नेबर्स हो, मतलब ये अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे नेबर हो। ये नहीं कि पड़ोसी मुल्क पे हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब पीस कीपिंग हो। ठीक है, सॉवरेनिटी हो, संप्रभुता हो, मतलब पूर्ण रूप से आज़ाद हो। ऐसे देश को ही मेंबर बनाया जा सकता है नाटो में, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स के प्रोसीजर्स हैं। ओके, ये ओवरऑल है कि ये होने चाहिए एक, अगर मेंबर बनना है नाटो का तो। खत्म। अच्छा, अब आते हैं यूक्रेन वाले मुद्दे पे, बस ये लास्ट है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। मैंने बोला नाटो का हिस्सा बनना मतलब, अगर तुम पर कोई हमला करता है, मतलब इन नाटो में जो जो है सब पर हमला के बराबर माना जाएगा। तो अगर यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बन जाता है, यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता है, तो एक बात बताइए, रसिया अगर यूक्रेन पे हमला करता है तो रसिया के ऊपर कितने लोग हमला करेंगे? वो सारे 30 कंट्रीज मिलकर रसिया को डिफेंड करेंगे।
इसलिए रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। समझ आया? ओके। और इसीलिए, और यूक्रेन की कोई मदद कर रहा है तो इसीलिए रसिया ज्यादा गुस्सा हो रहा है, या फिर उसको तकलीफ हो रही है क्योंकि यूक्रेन आगे ना निकल जाए ना। तो ये रीजन है, और बाकी आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी मुझे अगर देखा जाए तो रसिया यूक्रेन पे अगर मुझे बताना है तो कुछ स्पेशल चीज बतानी है पड़ेंगी, और उसमें भी मुझे 1 घंटे लग सकते हैं लेक्चर्स। रसिया की स्पेशल केस कि रसिया का नाटो से क्या रिलेशन है ना। रसिया का नाटो से रिलेशन अगर मैं बताऊं तो लगभग 1 घंटे, हाँ, 5, 6, 7, हाँ, 1 घंटे लग जाएंगे। तो रसिया का जो नाटो से रिलेशन है, इस वजह से मुझे, क्योंकि यूक्रेन को अगर अच्छे से समझाना है तो यूक्रेन का क्या लेना देना है, तो रसिया का और नाटो का क्या रिलेशन है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कभी वो अलग से वीडियो ला दूंगा। अभी मुझे नाटो बताना था, समझ आ गया होगा आपको। ओवरऑल समझ सकते हैं, नाटो का मेंबर यूक्रेन बनेगा तो रसिया को डर ही है, मतलब दुखी होगा ना, मतलब कि रसिया यूक्रेन पे अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। ओवरऑल ये देखा जाए तो। ऑलराइट, थैंक यू, एंड गिव यू and like this video if you like, if you find this helpful to you. Thank you so much. ओके, ये सारी कंट्रीज हैं।